सुप्रभात, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति सिंह। आइए शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए पारदर्शी तरीके से नए प्रयोग और गुणवत्ता लाने वाले 45 शिक्षकों का चयन। 6,692 शिक्षकों ने किया था ऑनलाइन आवेदन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे चयनित शिक्षकों से मुलाकात। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू करेंगे सम्मानित। नक्सली समर्थकों के खिलाफ विभिन्न राज्यों में साझा कार्रवाई। 1 साल के दौरान सिर्फ छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने 500 लोगों को पकड़ा। सीआरपीएफ ने देश भर में नक्सलियों से निपटने के लिए 1 लाख सशस्त्र जवानों को किया तैनात। कर्नाटक नगर निकाय चुनाव नतीजों में दिखा कांग्रेस जेडीएस गठबंधन को लेकर लोगों का संतोष। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का बयान, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी कांग्रेस ने कहा, जनता ने विकास की नीतियों पर किया भरोसा। केरल में रैट फीवर समेत कई तरह के बुखार से 9 लोगों की मौत, 11 मरीजों में डेंगू की पुष्टि। बाढ़ का पानी घटने के बाद फैली बीमारी, किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार राज्य सरकार। इस साल मॉनसून में बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से 10 राज्यों में अब तक 1400 से ज्यादा लोगों की मौत। गृह मंत्रालय ने जारी किए आंकड़े। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश से बढ़ी मुश्किलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय शिक्षक दिवस से एक दिन पहले आज राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार विजेताओं से मुलाकात करेंगे। इस बार देश भर से सिर्फ 45 शिक्षकों को ही इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। पद्म पुरस्कारों की तर्ज पर केंद्र सरकार ने इन पुरस्कारों के लिए सिफारिश को खत्म करते हुए पढ़ाने में नए प्रयोग और गुणवत्ता लाने वाले शिक्षकों को चयनित किया है। उपराष्ट्रपति 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के मौके पर ये पुरस्कार देंगे। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2017 के लिए देश भर से इस बार सघन जांच और विश्लेषण के बाद सिर्फ 45 शिक्षकों को ही चयनित किया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मुताबिक इस बार दूसरों की सिफारिश के प्रावधान को रद्द कर दिया गया। नई व्यवस्था के तहत 6,692 शिक्षकों ने अपने लिए ऑनलाइन आवेदन भेजा। इन आवेदनों में चयनित 152 को पिछले महीने ज्यूरी के सामने प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया गया। ज्यूरी ने शिक्षा में नए प्रयोग और गुणवत्ता लाने वाले 45 शिक्षकों को चयनित किया। 1958 के बाद ये पहला मौका है जब राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित शिक्षकों की संख्या इतनी कम है। पिछले साल ये संख्या 319 थी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मुताबिक इस बार आवेदन के नियमों में बदलावों के बाद नई गाइडलाइंस के तहत ये चयन किया गया। दरअसल मंत्रालय के सतर्कता विभाग को पिछले पुरस्कारों के दौरान इन पुरस्कारों के बारे में शिकायतें मिली थीं। शिक्षा सचिव की जांच में जो सही निकली, इसलिए केंद्र ने नियमों में बदलाव कर सिफारिश को समाप्त कर दिया। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार ने अपने कार्यकाल की शुरुआत से ही वित्तीय समावेशन पर जोर दिया है। सरकार गरीबों, विशेष रूप से दूर दराज के इलाकों में लोगों के वित्तीय समावेशन के लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में शुरू किए गए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक पर ट्विटर के जरिए मिली शुभकामना संदेशों के जवाब में ये बात कही। उन्होंने कहा कि चाहे बैंक खाते खोलने हो, कर्ज का लेन देन हो या सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं हो, गरीब और मध्यम वर्गों के लोगों के लिए इन सुविधाओं का फायदा उठाना आसान हो गया है। उन्होंने कहा कि देश के दूर दराज के इलाकों में रहने वालों को भारतीय डाक भुगतान बैंक से बड़ा फायदा होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा है कि नोटबंदी की वजह से अर्थव्यवस्था सुस्त नहीं हुई। उन्होंने अर्थव्यवस्था में सुस्ती के लिए एनपीए को लेकर आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि साल 2015-16 की चौथी तिमाही में विकास दर 9% से अधिक रही थी। इसके बाद नोटबंदी से पहले लगातार 6 तिमाही तक अर्थव्यवस्था में सुस्ती बरकरार रही और पिछले साल अप्रैल से जून के बीच जीडीपी की विकास दर 5.6% तक गिर गई थी। उन्होंने कहा कि ये एक ट्रेंड था और इस दौर में बैंकों का फंसा कर्ज करीब 4 लाख करोड़ से बढ़कर 10.5 लाख करोड़ तक पहुंच गया।
इससे बैंकों की कर्ज देने की क्षमता बहुत तेजी से कम हो गई। दरअसल शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल जून तिमाही में विकास दर 8.2% रही। When this government came into office, that figure was about 4 lakh crores. It rose to 10.5 lakh crore by the middle of 2017, and because under the previous governor, Mr. Rajan, they had instituted new mechanisms to identify stressed and non-performing assets, and these continue to grow up, which is why the banking sector stopped giving credit to the industry. In fact, in some cases like the medium and small scale industry, their credit actually shrank. It was a negative growth. Never had been seen such a continuous and persistent year upon year deleveraging of credit. Now, this is the cause for the slowdown of growth. जल्द ही देश के एक कोने से दूसरे कोने का सफर महज एक कार्ड से कर सकेंगे। इसके लिए केंद्र सरकार एक देश एक कार्ड नीति लाएगी। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा है कि देश में जल्द ही सार्वजनिक परिवहन के लिए एक राष्ट्र एक कार्ड की नीति अपनाई जाएगी। दिल्ली में भावी गतिशीलता शिखर बैठक 2018 को संबोधित करते हुए अमिताभ कांत ने कल कहा कि किसी भी आर्थिक प्रणाली के विकास के लिए एक ठोस और मजबूत परिवहन व्यवस्था रीढ़ की तरह होती है। उन्होंने कहा कि इससे परिवहन के विभिन्न साधनों के बीच समेकित रूप से तालमेल स्थापित होगा। उन्होंने बताया कि बेहतर सड़क परिवहन अपने दम पर जीडीपी में 4% का योगदान देता है। We are working for integration of technology across sectors, across metros, across buses, across many things, so that there is ease and convenience to individuals to push for transportation. अभी इस पे काम हो रहा है, आप अगले 3-4 दिनों में इसके बारे में सुनिएगा। तो वन नेशन वन कार्ड सब में काम करेंगे? नहीं, इंटेंशन ये है कि जिस सेक्टर्स में हम लोग लिंक कर सकें, लिंक करें उसको। सरकार माओवाद की समस्या से निपटने के लिए तेजी से कार्रवाई कर रही है। विभिन्न राज्यों में माओवादी समर्थकों के खिलाफ पहली बार संयुक्त कार्रवाई शुरू की गई और पिछले 1 साल में सिर्फ छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने ऐसे करीब 500 लोगों को पकड़ा है। सीआरपीएफ महानिदेशक आर भटनागर ने बताया कि वामपंथी उग्रवादियों को पांव पसारने से रोकने और उनका खात्मा करने के मकसद से राज्य पुलिस बल के साथ मिलकर ताज़ा कार्रवाई कर रहे हैं। सीआरपीएफ ने देश के विभिन्न राज्यों में उग्रवाद से निपटने के लिए 1 लाख सशस्त्र जवानों को तैनात किया है। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करने की कोशिश भी हो रही है कि नक्सलियों को मिलने वाला सहयोग भी कम हो। उन्होंने बताया कि इस साल विभिन्न राज्यों में 160 नक्सली मारे गए हैं और झारखंड के बाद छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा माओवादी रोधी अभियान चलाए गए। नक्सलियों के कब्जे वाले इलाकों की संख्या में कमी आई है। पश्चिम बंगाल में सीमा पर कुछ इलाकों को छोड़कर उग्रवादियों को खदेड़ा जा चुका है। तेलंगाना में काफी सफलता मिली है और अब छत्तीसगढ़ सीमा के करीब भी नक्सल गतिविधियां बहुत कम हो गई हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कर्नाटक के नगर निकाय चुनाव नतीजों के ऐलान के बाद पार्टी को समर्थन जारी रखने के लिए राज्य के मतदाताओं का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा कि नगर निकाय चुनाव के नतीजे जेडीएस और कांग्रेस के बीच के अपवित्र गठबंधन के खिलाफ लोगों में असंतोष को दिखाते हैं। अमित शाह ने ट्वीट करके कहा कि बीजेपी को लगातार समर्थन देने के लिए कर्नाटक के भाइयों और बहनों को दिल से धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कहा कि वो कर्नाटक के लोगों को भरोसा दिलाते हैं कि राज्य का अवसरवादी गठबंधन प्रदेश के लोगों की बेहतरी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की ओर से किए जा रहे कार्यों के बीच में नहीं आएगा। इधर कांग्रेस ने कर्नाटक के स्थानीय निकाय चुनाव में सबसे बड़े दल के रूप में उभरने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि इन चुनाव परिणामों से साफ हो गया है कि लोगों को कांग्रेस और जेडीएस की गठबंधन सरकार की नीतियां पसंद आ रही हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट करके कहा है कि कर्नाटक के लोगों ने एक बार फिर विकास की नीतियों पर भरोसा जताया है। कर्नाटक में शहरी निकाय के कुल 2709 सीटों में से 2662 सीटों के नतीजे आ चुके हैं। कर्नाटक चुनाव आयोग के मुताबिक कांग्रेस को सबसे ज्यादा 982 सीटें मिली हैं। दूसरे नंबर पर बीजेपी है जिसे 929 सीटें मिली हैं। वहीं जेडीएस को 372 और अन्य के खाते में 329 सीटें आई हैं।
कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस गठबंधन सरकार चला रहे हैं, लेकिन दोनों ने अलग अलग चुनाव लड़ा। शुक्रवार को 3 नगर निगमों, 29 म्युनिसिपल काउंसिल, 52 टाउन म्युनिसिपल काउंसिल और 20 टाउन पंचायत के लिए मतदान हुआ था। वहीं कोडगू में बाढ़ के चलते चुनाव स्थगित कर दिया गया है। विधि आयोग ने कहा है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाने के लिए नई ईवीएम और पेपर ट्रेल मशीनों को खरीदने के लिए 4500 करोड़ रुपए से अधिक की जरूरत होगी। एक साथ चुनाव कराए जाने पर पिछले सप्ताह जारी अपनी मसौदा रिपोर्ट में विधि आयोग ने चुनाव आयोग के हवाले से बताया कि 2019 आम चुनाव के लिए लगभग 10,60,000 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। चुनाव आयोग ने बताया है कि अगर एक साथ चुनाव कराए जाते हैं तो अब तक लगभग 12,09,000 मतपत्र इकाइयों, 9,40,000 नियंत्रण इकाइयों और लगभग 12,03,000 वीवीपैट की कमी है। एक ईवीएम यूनिट की लागत लगभग 33,200 रुपए है। विधि आयोग ने कहा कि ईवीएम मशीन 15 साल तक काम कर सकती है और इसी को ध्यान में रखकर 2024 में दूसरी बार एक साथ चुनाव कराए जाने के लिए करीब 1751 करोड़ रुपए और 2029 में तीसरी बार एक साथ चुनाव कराए जाने के लिए ईवीएम मशीनों की खरीद पर करीब 2018 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। रिजर्व बैंक ने 10 से अधिक शाखाओं वाले वाणिज्यिक बैंकों को अतिरिक्त लोकपाल नियुक्त करने का निर्देश दिया है। इस नियम से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छूट दी गई है। आंतरिक लोकपाल का मकसद बैंकों के खिलाफ शिकायतों का तेजी से निपटारा करना है। आरबीआई ने कहा कि आंतरिक लोकपाल उन शिकायतों को सुनेंगे जिसमें बेहतर सेवाएं नहीं मिलने की बात कही गई है और बैंकों ने उस शिकायत को खारिज कर दिया है। ग्राहक सीधे तौर पर आंतरिक लोकपाल से भी संपर्क कर सकते हैं। साल 2015 में आरबीआई ने बैंकों को आंतरिक लोकपाल नियुक्त करने को कहा था। खबरें जारी है, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। गोमतेश्वर कर्नाटक में श्रवणबेलगोला की पहाड़ी पर स्थित भगवान बाहुबली को समर्पित 57 फीट ऊंची ये मूर्त है। कर्नाटक शिल्प कला का शाहकार। भारत के 7 अजूबों में होता है इसका शुमार। इतनी बुलंद कि 30 किलोमीटर दूर से भी आप कर सकते हैं इसका दीदार। हर 12 साल में होता है बाहुबली का महामस्तकाभिषेक। भक्त करते हैं दूध, केसर और सोने के सिक्कों से इनका श्रृंगार। लंबे समय से आपकी मांग रही है कि कला, साहित्य, संगीत, नृत्य और सिनेमा की सांस्कृतिक हलचलें आप तक हिंदी में भी पहुंचें। राज्यसभा टीवी पर अब हम आपको परिचित कराएंगे संस्कृति, परंपरा और आधुनिकता के सभी कला रूपों से हर सप्ताह हिंदी में भी। आपकी सांस्कृतिक डायरी, कला, साहित्य, सिनेमा, संगीत और नृत्य का झरोखा सब रंग जल्द आ रहा है सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज साइप्रस से बुल्गारिया के लिए रवाना होंगे। 2003 में तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के दौरे के बाद किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये पहली बुल्गारिया यात्रा है। इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति बुल्गारिया के राष्ट्रपति रुमेन रादेव से विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करेंगे। बुल्गारिया के प्रधानमंत्री भी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान भारत बुल्गारिया व्यापार मंच की बैठक होगी, जिसमें कारोबार जगत के करीब 250 प्रतिनिधियों के हिस्सा लेने की उम्मीद है। इससे पहले भारत और साइप्रस ने कल आपसी रिश्तों को मजबूत करने के लिए 2 अहम समझौतों पर दस्तखत किए। ये करार मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने और पर्यावरण के क्षेत्र में हुए। साइप्रस यात्रा के दूसरे दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस अनास्तासियादेस के साथ बैठक की।
दोनों नेताओं के बीच आपसी संबंधों से जुड़े कई मसलों पर विस्तार से चर्चा हुई। दोनों नेताओं के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता भी हुई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और एनएसजी की सदस्यता के समर्थन के लिए साइप्रस का आभार व्यक्त किया। दोनों देश प्रौद्योगिकी, पर्यटन, जहाजरानी और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से निपटने में सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति जताई। इससे पहले साइप्रस के राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सम्मान में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने साइप्रस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को भी संबोधित किया और साइप्रस के निवेशकों से भारत में निवेश की अपील की। We look to Cyprus for partnership. You can come as investors and you can come as stakeholders. You can come to buy or to sell. You can come with your expertise and you can come with your brands and your skills. India is open for business and India is open for Cyprus. Do come and come quickly. संयुक्त राष्ट्र ने एक रिपोर्ट में कहा है कि भारत ने स्कूलों में स्वच्छता संबंधी सुविधाएं बेहतर करने की दिशा में तेजी से प्रगति की है। साथ ही इसमें कहा गया है कि देश में ऐसे स्कूलों की तादाद बहुत तेजी से घटी है जहां स्वच्छता संबंधी सुविधाएं बिल्कुल नहीं हैं। संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के एक नए संयुक्त अध्ययन ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन इन स्कूल्स 2018 ग्लोबल बेसलाइन रिपोर्ट में इसका खुलासा किया गया है। इसमें जानकारी दी गई है कि सन 2000 से 2016 के बीच ऐसे स्कूलों की तादाद बहुत तेजी से घटी है जहां स्वच्छता संबंधी सुविधाएं बिल्कुल नहीं थी और सभी स्कूलों में स्वच्छता संबंधी किसी न किसी तरह की सुविधा जरूर है, जबकि 10 साल पहले आधे से ज्यादा स्कूलों में कोई स्वच्छता सुविधा नहीं होने की रिपोर्ट थी। और अब बात देश भर के विभिन्न हिस्सों में बारिश और बाढ़ से जुड़ी खबरों की। केरल में बाढ़ के बाद लोगों की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। केरल में पिछले एक हफ्ते में रैट फीवर समेत कई तरह के बुखार से अब तक 9 लोगों की मौत हो गई है। कासरगोड को छोड़कर 13 जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। अधिकांश हिस्सों में बाढ़ के जलस्तर घटने के बाद राज्य अब कई बीमारियों के फैलने से जूझ रहा है। पठानमथिट्टा और कोझिकोड में कल रैट फीवर से 2 लोगों की मौत हो गई। राज्य अधिकारियों के मुताबिक अलग अलग अस्पतालों में कराए गए टेस्ट में 71 लोगों में रैट फीवर के लक्षण पाए गए हैं। राज्य भर में 13,800 लोगों ने बुखार का इलाज कराया है। 11 रोगियों में डेंगू की भी पुष्टि हुई है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने बुखार की स्थिति पर चर्चा करने के लिए एक समीक्षा बैठक की। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने सभी जरूरी उपाय किए हैं और डरने की कोई बात नहीं है। उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों से सावधानी बरतने को भी कहा है। कोझिकोड जिले में चूहों से फैलने वाले बुखार रैट फीवर की रोकथाम के लिए 16 जगहों पर विशेष क्लिनिक काम कर रहे हैं। बुखार की चपेट में बड़े पैमाने पर वो स्वयंसेवक हैं जिन्होंने राज्य में बचाव काम में हिस्सा लिया था। राज्य के कई हिस्सों में सफाई का काम जारी है। राहत शिविरों में लोगों की संख्या अब सिर्फ 9,550 है, जिनमें से सबसे ज्यादा लोग अलापुझा से हैं। केरल में बाढ़ प्रभावित घरों की मरम्मत और नवीकरण के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और LIC हाउसिंग फाइनेंस ने विशेष टर्म ऋण की घोषणा की है। इस योजना के तहत SBI ने 10 लाख रुपए तक का टर्म लोन 8.45% पर देने का प्रस्ताव किया है। वहीं LIC ने 15 लाख तक का लोन 8.5% पर देने की घोषणा की है। प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश का कहर जारी है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भागीरथी नदी में एक वाहन के गिरने से 13 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग घायल हुए हैं। ये घटना लगातार बारिश से आए भूस्खलन के बाद हुई। ये लोग गंगोत्री से लौट रहे थे। मसूरी के पास प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कैंपटी फॉल में कल भारी बारिश के बाद पानी बढ़ जाने से करीब 180 फंसे पर्यटकों को सुरक्षित निकाला गया। घटना को देखते हुए कैंपटी फॉल को पर्यटकों के लिए फिलहाल बंद कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से जुड़ी घटना में पिछले 24 घंटों में 10 लोगों की मौत हो गई। राज्य की अधिकतर नदियां उफान पर हैं।
बुंदेलखंड पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। माथाटीला बांध से 5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद हमीरपुर जिले में अधिकारियों को सतर्क रहने को कहा गया है, क्योंकि यमुना और बेतवा नदी का जलस्तर 4 से 5 मीटर तक बढ़ने की आशंका है। राजस्थान में पिछले 24 घंटों में हुई बारिश से हालात खराब हो गए हैं। सवाई माधोपुर में कल 6 इंच से भी ज्यादा बारिश रिकॉर्ड हुई। मौसम विभाग ने राज्य के पूर्वी हिस्सों में अलग अलग जगहों पर 24 घंटों के दौरान भारी बारिश की संभावना जताई है। दिल्ली में भी कई जगहों पर बारिश से लोगों को ट्रैफिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 35.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। हरियाणा और पंजाब में भी कई जगहों पर बारिश हुई है। बारिश से सराबोर ओडिशा में 6 सितंबर से अगले 2 दिनों के दौरान और बारिश होने की संभावना है और कुछ जगहों पर मूसलाधार वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 24 घंटों में सुंदरगढ़, संबलपुर, झारसुगुड़ा, देवगढ़, क्योंझर, मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक, कटक, जगत सिंहपुर, जाजपुर, केंद्रपाड़ा, बुलंगीर और ढेंकनाल जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। इस साल मानसून में अब तक 10 राज्यों में बारिश, बाढ़ और भूस्खलन की वजह से 1400 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक ये मौतें केरल, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, असम, उत्तराखंड, ओडिशा और नागालैंड में हुई हैं। राजधानी दिल्ली में बारिश के बाद शहर के कई हिस्सों में लोगों को जलभराव की समस्या से जूझना पड़ता है। इसके चलते आम लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हर साल बारिश के मौसम में ये समस्या देखने को मिलती है, लेकिन इससे निपटने के लिए कोई खास कदम नहीं उठाए गए। ये नजारा है दिल्ली के कनॉट प्लेस का, जहां रविवार को थोड़ी सी बारिश में सड़कें दरिया में तब्दील हो गईं। लोगों को जाम का सामना करना पड़ा। बारिश के दिनों में दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में ये समस्या आम है और लोग इस परेशानी से जूझने के लिए मजबूर हैं। सफाई व्यवस्था ठीक नहीं है। हर बारी कहा जाता है बारिश से पहले सब चीज़ें ठीक हो जाएगी, मगर बाद में सब कुछ ऐसे ही मिलता है। इसका इंतजाम हम तो इतने परेशान हो चुके हैं कि ये 15-20 साल से आता है। सब विधायक को बोल दिया है, कॉर्पोरेटर को बोल दिया है, MP को बोला, और हर एक की नॉलेज में है। वो खोलते हैं हो जाएगा, अभी तक नहीं हुआ। लोगों की मांग है कि दिल्ली में बारिश के दिनों में वाटर लॉगिंग की समस्या का स्थायी हल निकाला जाए, लेकिन दिल्ली नगर निगम और दिल्ली सरकार इस बदइंतजामी का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ रहे हैं। कारोबारियों का कहना है कि दुकान के रास्तों में पानी भरने से उनके कारोबार पर भी असर पड़ता है। नुकसान ऐसा है मैडम, आप देखिए काफ़ी दुकानों में पानी भर चुका है और ये समस्या सबको हमने सूचित कर दी है, बता दिया गया है, नोटिस करा दिया गया है, लेकिन उनको हमारी परवाह नहीं है। दुकानदार, व्यापारी किसके लिए, किसको बोलें, कहाँ जाए व्यापारी है। ये समस्या आज की नहीं है, ये समस्या कम से कम 15 साल की है। उनको मालूम है, उनको मूवी भेजी है, उनको फोटो भेजी है, उनको फिर भी हल नहीं हो रहा है। बारिश के बाद जगह जगह पानी जमा होने से न सिर्फ जाम की समस्या से लोगों को घंटों सड़कों पर ट्रैफिक में समय बर्बाद करना पड़ता है, बल्कि करोड़ों रुपए का ईंधन भी बर्बाद होता है। साथ ही कारोबार का भी नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में राजधानी दिल्ली को जल जमाव से निजात दिलाने के लिए गंभीर प्रयासों की जरूरत है। लीना शर्मा, राज्यसभा टीवी। और कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों में पाकिस्तान में आज राष्ट्रपति का चुनाव होगा, जिसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार आरिफ अलवी की जीत तय मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि अभी तक विपक्षी पार्टियां अपने संयुक्त उम्मीदवार की घोषणा नहीं कर पाई हैं, जिसकी वजह से आरिफ अलवी की जीत पक्की मानी जा रही है। पाकिस्तानी चुनाव आयोग ने चुनाव की पूरी तैयारी कर ली है। पाकिस्तान के मौजूदा राष्ट्रपति का कार्यकाल 8 सितंबर को पूरा हो रहा है। खबरें खेल जगत से। भारतीय निशानेबाज अंजुम मोदगिल और अपूर्वी चंदेला ने टोक्यो में 2020 में आयोजित होने वाले ओलंपिक खेलों का टिकट हासिल कर लिया है। दक्षिण कोरिया के चांगवान में जारी ISSF निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में अंजुम ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का कांस्य पदक हासिल किया। उन्होंने 248.4 अंक हासिल करके स्पर्धा में दूसरा स्थान प्राप्त किया। इसी स्पर्धा में अपूर्वी को 207 अंकों के साथ चौथा स्थान मिला। वहीं विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाजों का शानदार प्रदर्शन जारी है। निशानेबाज ओम प्रकाश मिथरवाल ने 50 मीटर पिस्टल में सोने पर निशाना साधा और देश को स्वर्ण पदक दिलाया।
इंग्लैंड के पूर्व कप्तान और सलामी बल्लेबाज एलिस्टर कुक ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला किया है। वो भारत के खिलाफ होने वाले आखिरी टेस्ट मैच के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह देंगे। कुक ने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के लिए अभी तक 12,254 रन बनाए हैं। उन्होंने इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा 160 टेस्ट मैच खेले हैं। ओवल टेस्ट उनका 161वां टेस्ट मैच होगा। भारत के खिलाफ उनका 161वां टेस्ट मैच होगा। कुक ने टेस्ट मैच में 32 शतक और 56 अर्धशतक भी जड़े हैं। वहीं टेनिस में मारिया शरापोवा यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। रूसी टेनिस स्टार मारिया शरापोवा अमेरिकन ओपन टूर्नामेंट से बाहर हुई हैं। चौथे दौर में शरापोवा को स्पेन की कार्ला सुआरेज नवारो ने सीधे सेटों में 6-4, 6-3 से हरा दिया। साल 2012 के बाद से अभी तक शरापोवा इस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में नहीं पहुंची हैं। वहीं महिला एकल में सेरेना विलियम्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सेरेना ने प्री क्वार्टर फाइनल में एस्टोनिया की काई कनेपी को हराया। पुरुष एकल में मारिन सिलिक, नोवाक जोकोविच, जुआन मार्टिन डेल पोत्रो अगले दौर में पहुंच गए हैं। बात खास शख्सियत की, स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी दादा भाई नारोजी की आज जयंती है। स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखने वाले दादा भाई नारोजी का जन्म आज ही के दिन 1825 को हुआ था। दादा भाई नारोजी को सम्मान से ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। सन 1851 में उन्होंने गुजराती भाषा में रस्तगफ्तार साप्ताहिक अखबार शुरू किया और 1885 में बम्बई विधान परिषद के सदस्य चुने गए। 1886 में दादा भाई पिंसबरी इलाके से संसद के लिए भी निर्वाचित हुए और इसी साल उन्हें इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। 1906 में एक भाषण में उन्होंने स्वशासन की मांग सार्वजनिक रूप से उठाई थी। दादा भाई ने सबसे पहले देश को स्वराज्य का नारा दिया था। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। जाते जाते एक नजर डालिए देश भर में मौसम के हाल पर और ब्रेक के बाद विशेष में देखिए डाकिया बैंक लाया। नमस्कार।